₹500 के चावल, ₹290 की चीनी। एग्जाम लेने हैं पर पेपर ही नहीं है तो एग्जाम कैंसिल। सिर्फ 4 घंटे की बिजली। खाली पड़ा फॉरेन रिजर्व और दिवाली की कगार पे पड़ा देश। यह है श्रीलंका की हालत। और ये जो आपदा हुई है ये कोई इकोनॉमिक आपदा नहीं है, ये एक व्यक्ति द्वारा निर्मित आपदा है। ये जो राजपक्षे फैमिली है इन्होंने चला के इस आपदा को इन्वाइट किया है। तो आखिर इनकी कौन सा पॉलिसी डिसीजन गलत लेने से या कौन से इनके करप्शन से श्रीलंका आज इस मुहाने पे पहुंच चुका है? क्या ये पहली बार हुआ है या पहले भी होता रहा है? क्या इस इकोनॉमी से अब की बार श्रीलंका उभर पाएगा? इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं तो इस वीडियो में सबका जवाब आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने हैं तो प्रथा आपको पता ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके गूगल अंकल को बतानी है और बहुत अच्छी लगे तो शेयर करके पूरी दुनिया को बताना है। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। छोटी दुकान हो, बड़ी कंपनी या देश, अगर आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, आपका भैया क्राइसिस में आना तय है। और यही हुआ है श्रीलंका में। सबसे पहले समझते हैं ये फॉरेक्स रिजर्व बला क्या है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक कुछ पैसे अपने पास रखता है जिससे वो कोई बाहर से सामान खरीद रहा है उसका पेमेंट कर सके। तो जैसे इंडिया में आरबीआई रखता है फॉरेक्स रिजर्व। ये फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता कैसे है? जब आपकी कंट्री में बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वो डॉलर लेके आते हैं, रिजर्व बढ़ता है। या जब आपकी कंट्री कोई माल बाहर एक्सपोर्ट करती है तो पैसा आता है तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। और ये फॉरेक्स रिजर्व घटता कैसे है कि जब आप बाहर से कोई सामान मंगाते हो तो भैया ये रिजल्ट घटता है। तो कुल मिला के अगर आपके एक्सपोर्ट बहुत अच्छे हैं और इंपोर्ट बहुत कम है तो आपका रिजर्व अच्छा होगा। चाइना का आज की डेट में फॉरेक्स रिजर्व है 3400 बिलियन, क्योंकि वो इंपोर्ट करता है कम, एक्सपोर्ट करता है ज्यादा। अब हम बात करते हैं श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व कम क्यों हो गया। कि भैया देखो, सबसे पहली बात, पैसा मैंने बताया कहां से आता है, एक्सपोर्ट से। तो बात करते हैं श्रीलंका के एक्सपोर्ट की। तो श्रीलंका बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करता। प्लांटेशन से रिलेटेड रबड़, कोकोनट, चाय, इन चीजों का एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करता है। तो कुल मिला के अगर आप 3-4 चीजों को एक्सपोर्ट करते हो और मार्केट में अगर और भी प्लेयर आ गए या इनकी अगर कॉस्ट मार्केट में डाउन हो गई, आपका वैसी प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इनकी और डिपेंडेंसी इन चीजों पे है। थोड़ा बहुत ये गारमेंट का भी करते हैं, पर जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना के चक्कर में ये जो एक्सपोर्ट है, लोगों ने कहा कि यार इंपोर्ट तो बंद हो गया, तो उन्होंने अपने घरों में या अपने इंडिविजुअली आत्मनिर्भर होने लग गए देश। तो जब देश आत्मनिर्भर होने लग जाते हैं तो इसका जो एक्सपोर्ट होता था वो काफी हद तक कम हो गया। अब सेकंड बात करते हैं हम टूरिज्म की। 2019 की बात करें तो श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 12.5% के आसपास था और 25% से ज्यादा जनसंख्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से टूरिज्म से जुड़ी हुई है। वहां 2 अप्रैल 2019 में एक ब्लास्ट हुआ 3 चर्च और 3 लग्जरी होटल में, जहां पे 270 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 45 लोग विदेशी थे। इस घटना के बाद से श्रीलंका टूरिज्म एक ही साल के अंदर 21% डाउन आ गया। कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी, भैया श्रीलंका घूमने मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो वहां का टूरिज्म, जहां से इतना पैसा आता हो, $3.5 बिलियन सिर्फ टूरिज्म से आते थे। थर्ड सबसे ज्यादा सोर्स था फॉरेन करेंसी जनरेट करने का, वो एक ही बार में तबाह हो गया। और जो बचा कुचा था वो कोरोना ने निपटा दिया। तो एक्सपोर्ट से इनकम कम, टूरिज्म से इनकम कम, उसके बाद भाई साहब जनता हमारी महान होती है। तो अब की बार जो श्रीलंका में इलेक्शन हुए तो राजपक्षे जी ने ऐलान किया कि अब की बार अगर हम सरकार में आए तो भैया टैक्स कम कर देंगे, आधा कर देंगे, 15% से टैक्स हटा के 8% कर देंगे। जनता ने कहा भाई इनको जिताओ, ₹100 के चावल पे ₹15 टैक्स लगता है, ₹8 लगेगा, जिताओ जिताओ। जनता ने जिता दिया लालच में। उन्होंने भी अपना वादा पूरा किया, 15% को 8% कर दिया। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हारी इनकम टूरिज्म से हो नहीं रही, एक्सपोर्ट से हो नहीं रही, घरेलू जो ट्रांजैक्शन से इनकम थी उसको भी तुमने आधा कर दिया और दुनिया भर की चीजें फ्री बांट रहे हो। और वैसे देखा जाए तो ये क्राइसिस श्रीलंका के जीवन में नई बात नहीं है। श्रीलंका को आज के पहले 16 बार ऐसे क्राइसिस आ चुके हैं और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 16 बार पैसे देके इसको निकाला है। क्योंकि इनकी आदत क्या है,
एक्सपोर्ट करते हैं, जब भी हम एक्सपोर्ट करें और हमारे पास 100 रुपये आए तो कोशिश होनी चाहिए कि हमने 3-4 चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 30-40 चीज़ों को एक्सपोर्ट करो ताकि डिपेंडेंसी ना रहे। वो किया नहीं। फिर इन्होंने एक चीज़ होनी चाहिए कि चलो 100 रुपये आ रहे हैं, इसमें क्या करो कि डेवलपमेंट करो अपने इंटरनली, लोगों को अपनी चीज़ों का डेवलपमेंट करो, बिजनेस बढ़ाओ। वो भी नहीं किया। ये 100 रुपये एक्सपोर्ट से कमाते थे, 90 रुपये जनता को फ्री गैस, आटा, चावल, 1000 रुपये इसको, 2000 इसको वहां बांट दिया करते थे। तो भैया पैसा कम रहने लग गया तो ये लोन भी लेने लग गए। IM से लोन ले रहे हैं, भैया लोन दे दो, इनको फ्री में गेहूं देने हैं, फ्री में चावल देने हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्राइसिस आए, 16 बार आए, निकल गए। पर अब की बार इतनी बुरी हालत हो गई, क्यों? अब की बार वो व्यक्ति एंटर हो गया है सिस्टम में जिस व्यक्ति ने जहां भी हाथ लगाया है वहां गड़बड़ हुई है। उसका नाम है चाइना। जैसे ही 2005 में इनकी सरकार आई थी राजपक्षे की, 2005 से लेके 2015 के बीच में जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट श्रीलंका में किए हैं उसमें 70% से ज्यादा प्रोजेक्ट में पैसा चाइना से उधार लिया गया है। और चाइना की एक ही नीति है, चाइना कहता है कि ऐसे प्रोजेक्ट को पैसा दो जो फेल होना जिसका तय हो और फिर हम इसका कंट्रोल ले लेंगे। श्रीलंका ने एक प्रपोजल किया, क्या रहा, हम है ना पोर्ट बनाएंगे हम्बनटोटा। तो अमेरिका के पास गए, अमेरिका भाई हम्बनटोटा बनाना है। अमेरिका बोला भाई तेरे काम का नहीं है, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम नहीं देंगे पैसे, हमारे डूबेंगे। उसने कहा तुम मत दो, हम इंडिया से ले लेंगे। इंडिया को बोला, इंडिया ने कहा भैया देख कोई काम का नहीं है, डूब जाएगा, कर्जे में फंस जाएगा, तेरे पिताजी से भी ना चुके। नहीं माने, चाइना के पास गए। चाइना बोला नहीं हम करेंगे मदद, लेकिन अगर मान लो नहीं चुका पाए तो ये हमें लीज पे दे दोगे? बोला हाँ जी दे देंगे। बोला अच्छा है, लोन देंगे लेकिन काम हमारी चाइना की कंपनी करेगी। बोला हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। तो चाइना ने पैसा कहा कि चलो पोर्ट बनाते हैं। कौन बनाएगा पोर्ट? चाइना की कंपनी बनाएगी। अब चाइना की कंपनी जहाँ 100 रुपये का माल है वो 300 रुपये चार्ज कर रही है, चाइना गवर्नमेंट उसको पेमेंट भी कर रही है। तो वो कॉस्ट जो कम पैसे में बनना चाहिए वो ज्यादा पैसे में बन गया और कर्जा सारा और माथे चढ़ गया। और चाइना पैसे दिए जा रहा है क्योंकि उसको पता है वापस कुछ भी नहीं आएंगे। और अब जब वापसी का टाइम आया तो अब चाइना कह रहा भैया पैसे दो नहीं तो चीज दो। और हम्बनटोटा को 99 साल की लीज पे ले लिया, खुद ही ने बनवाया, खुद ही ने ले लिया। और अब धीरे धीरे बाकी चीजों पर उसकी नजर है। अब ये क्राइसिस टल क्यों नहीं रहा? क्योंकि टले तब जब चाइना कहते कि चलो ठीक है मेरा ब्याज अभी मत दो, बाद में दे देना, बाद में चुका देना। चाइना अड़ा बैठा है। श्रीलंका गवर्नमेंट के पास इस समय फॉरेक्स रिजर्व में पैसा ही $2.4 बिलियन है और इस साल का ब्याज ही $4 बिलियन है। भैया कैसे चुकाएंगे? और इसी चक्कर में उन्होंने बाकी सारी चीजें रोक दी और श्रीलंका आपातकाल की स्थिति में चला गया। इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं। आज की डेट में श्रीलंका का राष्ट्रपति राजपक्षे फैमिली, PM राजपक्षे, फाइनेंस मिनिस्टर राजपक्षे, कुल मिला के इनकी फैमिली के, राजपक्षे फैमिली के 9 लोग, जिसमें बड़ा भाई, छोटा भाई, कजन, बेटा, बेटी, यही फाइनेंस मिनिस्टर है, यही होम मिनिस्टर है, यही राष्ट्रपति, यही प्रधानमंत्री। इनका श्रीलंका का 75% बजट इन 9 आदमियों के हाथ में है। तो आज हमको दया बहुत आ रही है कि श्रीलंका के साथ गलत हुआ, पर इसका खामियाजा इनकी जनता ने फ्री के लालच में, टैक्स के लालच में ऐसे परिवार को चुना है। तो वही है कि भैया फ्री में कुछ भी लोगे चुकाना तो पड़ेगा। और यही स्थिति ऐसे देशों में होती है। वियतनाम में भी ऐसा ही हुआ था, जिम्बाब्वे में भी ऐसा ही हुआ था। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, फ्री के लालच में मत पड़ो। सरकार को बोलो भैया तुम फ्री में चीनी मत दो, सब्सिडी मत दो, तुम रोजगार पैदा कर दो, तुम बढ़िया ब्रिज बनाओ, तुम अपॉर्चुनिटी दो। ये फ्री करके ना भैया निमट जाएंगे। तो ये था मेरा सजेशन। अगर आपको ये पूरा क्राइसिस अच्छे से समझ में आया हो और आपको समझ में आया होगा कि आगे हमको क्या करना चाहिए, और ये चीज आपको अपने बिजनेस में भी ध्यान रखनी है कि भैया आपकी इनकम का जो भी जरिया है उसको हमेशा डाइवर्सिफाई करो, जो खर्चा है उसको रोको, बिना बात के लोन मत लो, हाई रेट पे लोन मत लो। कुछ भी काम करने से पहले उसकी वायबिलिटी जरूर चेक करो। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे बताइए, कोई अगला टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बताइए। उसी के साथ अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।